हाय, दिस इज़ मैत्रेयी मिश्रा। तो आज हम शुरू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम था न्यूक्लियस। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसमें हमने बताया था सेल के कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शंस और सेल थ्योरी क्या होता है, और बताया था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन को वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया था। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जिसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। इसमें आपके जेनेटिक मटेरियल्स आते हैं। जेनेटिक मटेरियल कंटेन करेगा डीएनए, जो कि हमारे सेल के एक्टिविटीज, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन और इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। सबसे पहले ये डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन इसको कब डिस्कवर किए थे? वाइल स्टडी ऑर्किड सेल्स 1831 में। अब होता है कि ये न्यूक्लियस अकर कहाँ होता है, मतलब इसकी अकरेंस कहाँ है? तो इट अकर्स इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। वहां पर न्यूक्लियस की जगह पाया जाता है एक प्रिमिटिव फॉर्म जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोड, जिस कारण से प्रोकैरियोटिक में जो प्रिमिटिव वर्ड है, प्रिमिटिव का मतलब होता है एंशियंट या ओल्ड, और कैरियोटिक का मतलब होगा, ये वो आया हमारे कैरियन वर्ड से, कैरियन का मतलब होगा न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस यहाँ पे पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियोड कहते हैं। यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होगा मेनली होता है डीएनए, कुछ फॉर्म में आरएनए भी होता है और स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है। स्कैटर्ड क्यों होता है? क्योंकि डीएनए को कंडेंस और कॉइल अप करने के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, वो यहाँ पर एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से डीएनए कॉइल नहीं हो पाता है। ठीक, अब देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है ये एब्सेंट कहाँ होता है। तो ह्यूमंस में आरबीसी के अंदर, मैच्योर होने पर आरबीसी के अंदर हमारा आरबीसी कहलाता है ए न्यूक्लिएटेड। ए मतलब एब्सेंट, न्यूक्लिएटेड मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। और जब मैच्योर नहीं होता और ग्रोथ फेज में अपने होता है तो वो होता है ई न्यूक्लिएटेड। ई फॉर एलिफेंट वाला ई। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब होगा ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पर उस समय पाया जाएगा। क्यों ऐसा होता है? रीजन जब पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन के अकोमोडेशन के लिए वहां से न्यूक्लियस वैनिश हो जाता है, या कह सकते हैं डिमिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है धीरे धीरे। अब आता है कि प्लांट्स में मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स में भी ये पाया जाता है। सॉरी, मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स प्लांट्स में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहां पर सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे कि स्केलेटल मसल सेल हो गया, स्केलेटल मसल फाइबर्स हो गए। एक और कंडीशन होती है, हमने फंगस में पढ़ा था, जहां पर हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमारे माइसेलियम के अंदर देखने को मिल रही थी। या फिर हमारा जो कोकोनट वाटर होता है उसमें भी ये कंडीशन देखने को मिलती है, टेंडर कोकोनट में भी, जहां पर हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आता है जिसको हम सिंशियम कहते हैं। शेप और साइज की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस में जो शेप होगा वो स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, डिस्क शेप हो सकता है, लोब्ड होगा या इरेगुलर होगा। अब ये डिफरेंट, हमें अगर न्यूक्लियस के शेप्स के बारे में जानना है तो हम एक बार देखेंगे कि जो WBC के ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं और उनके भी जो सब टाइप्स होते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये जो भी हमारे मतलब WBCs होते हैं, इनमें अलग अलग न्यूक्लियस के शेप्स देखने को मिलते हैं। साइज की अगर हम बात करें तो 5 to 25 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इनका।
इनका जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो ऑफन प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के वॉल्यूम को लेकर के एक रेशियो बनाए तो उस रेशियो को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। मतलब न्यूक्लियर वॉल्यूम इज टू साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है। अब आएगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में हम देखेंगे कि इसकी जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है वो दो लेयर से मिलकर के बनी होती है। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन। पेरीन्यूक्लियर स्पेस, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो बचने वाली स्पेस है उसे कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियस को भी कंट्रोल करने वाला एक यूनिट होता है और उस यूनिट का नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस भी होता है और जो भी जेली लाइक कंटेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम और क्रोमेटिन भी पाए जा रहे हैं और न्यूक्लियोपोर पाया जा रहा है जो कि हमारे फंक्शन करता है कम्युनिकेशन का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। अब देखेंगे कि न्यूक्लियस में हमारा क्या क्या पाया जा रहा है। तो न्यूक्लियस में पहला है हमारा न्यूक्लियर एनवेलप, फिर न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। अगर हम न्यूक्लियर एनवेलप की बात करें तो जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है ये हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे पाया जाएगा। इनके बीच में पाया जाएगा एक पेरीन्यूक्लियर स्पेस और इस पेरीन्यूक्लियर स्पेस को हम क्या कहेंगे कि ये वो स्पेस है जो कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जा रहा है। अब देखते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है। तो ये कंटिन्यूअस होता है हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये कंटिन्यूअस एक लेयर बनाता है और इस आउटर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं राइबोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियर एनवेलप के फंक्शंस क्या होते हैं? मेंटेन करेगा न्यूक्लियर शेप को, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है आउटर मेम्ब्रेन है तो प्रोटेक्शन का काम भी करेगा। सेपरेट करेगा न्यूक्लियर कंटेंट्स को साइटोप्लाज्म से, रेगुलेट करेगा एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस को पोर्स के थ्रू। तो जो भी सब्सटेंसेस हमारे पोर्स के द्वारा अंदर या बाहर जा रहे हैं उनके मूवमेंट को भी ये रेगुलेट करेगा। अब आएगा हमारा न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं हमारे? ये न्यूमेरस टाइनी ओपनिंग्स होते हैं जो कि हमारे न्यूक्लियर एनवेलप में पाए जाते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शंस में ये होगा कि आरएनए सिंथेसिस कराएगा, राइबोसोमल सब यूनिट्स यहाँ पे पाए जाएंगे, प्रोटीन और एंजाइम्स यहाँ से निकलेंगे और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स की भी ये एंट्री को कंट्रोल करेगा। कम्युनिकेशन कराता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो कि यहाँ से होता है। अब देखते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म हमारा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसमें वाटर पाया जाएगा, एंजाइम्स पाए जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे, प्रोटीन्स पाए जाएंगे, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस पाया जाएगा। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये मीडियम बनाता है हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, सपोर्ट करता है क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस को, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को भी ये प्रोसेस होने में हेल्प करता है। अब ये डीएनए एक बेसिक चीज देख लेते हैं। वॉटसन और क्रिक ने हमारा दिया था सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा में हम क्या समझते हैं कि जब डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है तो इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कह लो या डुप्लीकेशन कह लो, डीएनए से जब डीएनए ही बनता है तो उसे हम रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं। डीएनए से जब एमआरएनए बनता है उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
डीएनए से जब आरएनए बनता है, और एमआरएनए से जब डीएनए बनता है उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमारे ग्रुप ऑफ वायरसेस में देखने को मिलता है, जिसमें आएंगे हमारे रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का सबसे कॉमन एग्जांपल है एचआईवी वायरस, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एमआरएनए से जब प्रोटीन्स बनते हैं इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब है हमारा क्रोमेटीन। तो क्रोमेटीन क्या होता है? ये नेटवर्क ऑफ डीएनए बनाता है, नेटवर्क ऑफ डीएनए और प्रोटीन्स होता है जो कि हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें डीएनए आ जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन्स आ जाएंगे और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आ जाएंगे। ये हमारा स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, कंट्रोल करता है हेरिडिटरी ट्रेट्स को, और कंडेंस हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। अगर हम यू क्रोमेटीन, अब हम देखें कि अगर क्रोमेटीन भी कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, यू क्रोमेटीन और हेट्रोक्रोमेटीन। तो यू क्रोमेटीन क्या होगा? ये लूजली पैक्ड होगा, स्टेन्स लाइट, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा और जीन्स को एक्सप्रेस करेगा। अब देखते हैं हेटेरोक्रोमेटीन क्या होता है। तो ये डेंसली पैक्ड होगा, स्टेन्स डार्क, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा और जीन्स आर यहां पर लेस एक्टिव। अब हमारा न्यूक्लियोलस, ये डेंसली स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मतलब न्यूक्लियोलस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आरएनए पाया जाएगा, मतलब राइबोसोमल आरएनए। प्रोटीन्स पाए जाएंगे, डीएनए रीजन्स जिनको हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन्स कहते हैं वो भी यहाँ पर पाया जाता है। फंक्शंस क्या होंगे इसके? डीएनए सिंथेसिस कराएगा, असेंबली कराएगा, असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स, राइबोसोम की फॉर्मेशन कराएगा, और न्यूक्लियस डिसअपियर होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन और रीअपियर हो जाता है आफ्टर सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवीजन के दौरान डिसअपियर हो जाएगा और जब सेल डिवीजन की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो रीअपियर हो जाएगा। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? कंट्रोल सेंटर कहलाता है ये स्टोरेज कराता है हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। ठीक, अब सेल डिवीजन देखें। सेल डिवीजन कराएगा, ये ग्रोथ और डिफरेंशिएशन कराएगा, इनहेरिटेंस कराएगा और मेटाबॉलिक रेगुलेशन कराता है। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं हमारे? ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस होकर के हमारा क्रोमोसोम्स बनाते हैं, और इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पाए जाएंगे, सेंट्रोमियर पाया जाएगा, टीलोमियर्स पाए जाएंगे, और ये जीन्स कैसे होते हैं? आपस में लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम्स अगर वो डिप्लॉयड हैं तो 46, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, 22 पेयर्स मतलब 44, और 1 पेयर मतलब 2, ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। मेल्स के केस में एक्स वाई, मेल्स के केस में एक्स वाई और फीमेल्स के केस में एक्स एक्स। अब क्रोमेटीन और क्रोमोसोम के बीच में डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो क्रोमेटीन अनकॉइल्ड डीएनए होता है, क्रोमोसोम कंडेंस्ड डीएनए होता है। ये प्रेजेंट होता है इंटरफेज में
ये विजिबल होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये थ्रेड लाइक होता है, ये रॉड शेप्ड होगा, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, और ये इन्वॉल्व होता है मेनली सेग्रीगेशन के प्रोसेस में। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म हमारा वो सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि कंटेन करता है और सपोर्ट करता है ऑर्गेनल्स को, और ये साइट होता है बहुत सारे सेलुलर एक्टिविटीज का। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें कॉम्पोजिशन में सबसे पहला आएगा साइटोसोल, जो कि यहाँ का फ्लूइड पोर्शन है और मेनली कंटेन करता है ये वाटर डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस, मतलब यहाँ पे वाटर आएंगे विथ मेनी डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। ऑर्गेनल्स स्ट्रक्चर्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और ईआर यहाँ पर आएंगे। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स आएंगे जैसे कि स्टोर्ड मटेरियल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स या लिपिड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। फंक्शन क्या होता है इसका? सस्पेंड करता है और सपोर्ट करता है सेल ऑर्गेनल्स को। साइट होता है बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, हेल्प करेगा टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स विद इन द सेल, स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स, आयंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, मेंटेन करेगा सेल शेप और स्ट्रक्चर को। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? यहां पर आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। अ पॉइंट टू बी नोटेड कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम्स को हम एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो फंक्शंस होते हैं दीज आर नॉट रिलेटेड विथ सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट एंड डाइजेशन ऑफ सेलुलर मटेरियल्स। फंक्शंस क्या होंगे इसके? सिंथेसिस, मॉडिफाई, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट और डाइजेशन होगा सेलुलर मटेरियल्स का। सबसे पहला हमारा जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट आता है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? हमारा नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स का या सैक्स का, जिन्हें हम कहते हैं सिस्टर्ने। इसमें सबसे पहला आता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर भी कह सकते हैं इसको, और दूसरा है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये स्टडेड होते हैं, मतलब इनमें राइबोसोम्स जड़े होंगे। लैक्स राइबोसोम्स एसईआर के केस में, आरईआर सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स, एसईआर सिंथेसाइज करेगा लिपिड्स और स्टेरॉइड्स को। ये हेल्प करेगा प्रोटीन के फोल्डिंग में। एसईआर हेल्प करेगा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स में। आरईआर हमारा अबंडेंस में पाया जाता है प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स में। स्मूथ ईआर स्टोर करेगा कैल्शियम आयंस को मसल सेल्स में। गोल्गी अपैरेटस क्या होता है? गोल्गी अपैरेटस हमारा डिस्कवर किया गया था कैमिलो गोल्गी के द्वारा। फंक्शंस क्या होते हैं इसके? ये रिसीव करेगा प्रोटीन्स और लिपिड्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मॉडिफाई करेगा उनको। कैसे मॉडिफाई करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स और अदर ग्रुप्स को ऐड करके। पैकेजिंग कराएगा, बाय पैकेजिंग पैकेजेस देम इनटू वेसिकल फॉर्म, सिक्रीट करेगा सेलुलर प्रोडक्ट्स को और बनाएगा हमारे लाइसोसोम्स को। स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे इसके? इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स के फॉर्म में, जिसे हम सिस्टर्ने कहते हैं। इसका सबसे पहला जो फॉर्म होता है वो सिस फेस होता है। सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, जो कि रिसीव करता है मटेरियल्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा।
दूसरा हमारा ट्रांस फेज या मच्योरिंग फेज, ये भेजता है हमारे प्रोसेस्ड मटेरियल्स को उनके लोकेशंस पर, मतलब सेंड्स प्रोसेस्ड मटेरियल्स टू देयर लोकेशंस। अब है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, इनके फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं और एंजाइम फंक्शन करते हैं सबसे बढ़िया बेस्ट एट एसिडिक पीएच। फंक्शंस क्या होंगे इसके, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर्न आउट न्यू ऑर्गेनल्स जिसको हम ऑटोफैजी कहते हैं, और डिफेंस प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। ब्रेक डाउन कराता है ये सेलुलर डेब्रिस का। वैक्यूल्स क्या करेंगे हमारे, वैक्यूल्स हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं जिनमें भरा होता है सेल सैप। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, स्टोरेज करता है वाटर, फूड, पिगमेंट्स और ये वेस्ट मटेरियल्स का। मेंटेनेंस कराता है टर्गर प्रेशर का इन प्लांट सेल्स। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन कराता है इन सम प्रोटिस्ट्स। टोनोप्लास्ट क्या होता है, टोनोप्लास्ट वो मेम्ब्रेन होती है जो कि घिरा रहता है वैक्यूल्स के अराउंड, मेम्ब्रेन सराउंडिंग अ वैक्यूल। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो ये दिस कोऑर्डिनेट्स सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मेंटेन्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फैसिलिटेट्स सिक्रीशन एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन और हेल्प करता है इन स्टोरेज एंड वेस्ट डिस्पोजल। अब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जिसका आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होगा, इनर मेम्ब्रेन में कई फोल्डिंग्स पाए जाएंगे जिसे हम क्रिस्टे कहते हैं, और इनर स्पेस फिल्ड होता है मैट्रिक्स के द्वारा। इसमें क्या क्या पाया जाएगा, इसके पास इसका खुद का डीएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा और राइबोसोम पाया जाएगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाया जाता है। इसीलिए ये अपने आप डिवीजन करके एक नया माइटोकॉन्ड्रिया भी बाइनरी फिजन के द्वारा बना सकता है। यहाँ पर बहुत सारे एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एटीपी को प्रोड्यूस करेगा जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर क्रिस्टे पाया जाएगा जो कि इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया को एटीपी प्रोडक्शन के लिए। मैट्रिक्स क्या करेगा, इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं फॉर क्रेब्स साइकिल। प्लास्टिड्स क्या होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में और यूग्लिनॉइड्स में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, अब इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टाइप है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसमें पाया जा रहा है क्लोरोफिल। ग्रीन प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, यहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस। स्ट्रक्चर कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, फ्लूइड फिल होगा, फ्लूइड फिल्ड स्ट्रोमा पाया जाएगा अंदर की तरफ। फ्लैटेंड सैक या कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, पाइल ऑफ कॉइन्स जिसे हम थाइलेकॉइड कहते हैं, और स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड को हम ये कहेंगे कि ये ग्रैना बनाता है। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, ये ट्रैप करेगा सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा और कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करेगा। दूसरा टाइप है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स जो कि फूल, पत्ती, फल या फिर प्लांट के डिफरेंट कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या करेगा ये, इम्पार्ट्स येलो, ऑरेंज और रेड कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। अब हम लास्ट
प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, ल्यूको, ल्यूको मतलब कलरलेस। कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं ये। स्टोर्स फूड मटेरियल्स। टाइप्स कितने होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो वर्ड से पता चल जाता है कि यहाँ पर स्टार्च स्टोर हो रहा है। एलियोप्लास्ट, यहाँ पे ऑयल स्टोर हो रहे हैं। एल्यूरोप्लास्ट, और यहाँ पर प्रोटीन्स स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम में दो सब यूनिट्स पाए जाते हैं, लार्जर और स्मॉलर। 70s इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। 80s राइबोसोम पाया जाता है हमारे यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में। अमीनो एसिड बाइंडेड होता है हमारे लार्जर सब यूनिट पर, जो कि हमारे एमआरएनए से लगा रहता है, और ये हमारा टीआरएनए। ये पूरा कॉम्प्लेक्स मिला करके एक ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। राइबोसोम क्या होता है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जो कि आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसमें दो सब यूनिट्स पाए जाते हैं। फंक्शन क्या करता है ये, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, known as the protein factories of the cell। इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स आता है। सेंट्रोजोम में क्या पाया जाएगा, सेंट्रोजोम मेनली पाया जाता है एनिमल सेल्स में, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंट्रोजोम के अंदर। सेंट्रियोल्स कहाँ पाए जाएंगे, सेंट्रोजोम के अंदर। अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलरली, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री, या कह सकते हैं कि परपेंडिकुलरली एक दूसरे से अरेंज्ड होंगे। स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूलर ट्रिपलेट्स पाए जाएंगे और 9x3 का अरेंजमेंट पाया जाएगा। फंक्शंस फॉर्म करता है ये स्पिंडल फाइबर्स को ड्यूरिंग सेल डिवीजन, हेल्प करता है इन फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। फिर है हमारा सिलिया और फ्लैजेला। इसका स्ट्रक्चर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जो कि सेल सरफेस से बाहर निकल रहा होता है। ये कवर्ड होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। यहाँ पर इसका जो कोर स्ट्रक्चर होता है इसको हम एक्सोनिम कहते हैं। एक्सोनिम का जो अरेंजमेंट होगा ये 9+2 अरेंजमेंट होगा। यहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट पाया जा रहा है सिलिया और फ्लैजेला के केस में, और सेंट्रियोल के केस में 9x3 का अरेंजमेंट पाया जा रहा है। 9+2 अरेंजमेंट, वहां पे 9 और 3 का अरेंजमेंट। यहाँ पे 9 पेरिफेरल डबलेट्स पाए जा रहे हैं और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। फंक्शंस क्या होंगे सिलिया के, शॉर्ट होगा, न्यूमेरस अमाउंट में पाया जाएगा और हेल्प करेगा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को ओवर सेल सरफेस। फ्लैजेला लॉन्ग होगा और फ्यूअर इन नंबर होगा, हेल्प करेगा लोकोमोशन में। अगर हम इस साइटोस्केलेटन की अब बात करें तो साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जिनका फंक्शन क्या होगा, सेल शेप को मेंटेन करना, प्रोवाइड करना मैकेनिकल सपोर्ट, और जो भी मूवमेंट होगा ऑर्गेनल्स का उसको उसमें हेल्प करना, पार्टिसिपेशन इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के प्रोसेस में भी ये पार्टिसिपेट करता है साइटोस्केलेटन। अब हमारा माइक्रोबॉडीज एट लास्ट, जिनमें आएगा हमारा पेरोक्सीजोम्स। ये वो स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जिनमें पाया जाता है हमारा ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। इनके फंक्शंस क्या होंगे, हार्मफुल सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन, ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूजिंग कैटेलेज एंजाइम, और ये इंपॉर्टेंट होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स।
यहाँ पर हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ पेशेंट लिसनर। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। दिस इज मैत्रेयी मिश्रा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।